नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर एच.एस. भुर्वे और गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात के 1 बजे करीब स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपनी केबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक से इनकी आंखें जलने लगती हैं और गले में खराश हो जाती है। यह अपने सीनियर भुर्वे को ढूंढते यह बात बताने के, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देते हैं। कुछ समय बाद उन्हें भुर्वे जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करते हैं तो पता चलता है कि वह जिंदा नहीं है। दस्तगीर समझ जाते हैं कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। असल में क्या है कि इस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, जहां एक बेहतर खतरनाक हादसा हो गया है। 500 पाउंड जहरीली गैसें इस फैक्ट्री से लीक हो रही हैं। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फ्रांसीन, ढेर सारी जहरीली गैसें अब बड़ी तेजी से शहर के चारों ओर फैलने लगी थी। स्टेशन से सबसे मोस्ट आदमी अब दस्तगीर ही हैं, जो यह डिसाइड करते हैं कि बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने समय से पहले निकालना होगा। प्लान के अनुसार यह ट्रेन 20 मिनट और इस स्टेशन पर खड़ी रहनी थी। ट्रेन में सभी पैसेंजर ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहती थी कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लीन किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं अपने सिर पर। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगती जा रही है। जब यह हादसा हुआ तब ज्यादातर लोग अपने घरों में रात के समय सो रहे थे। लोगों को सांस लेने की तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास गाड़ियां थी वो गाड़ियों में बैठकर शहर के दूर जाने लगे। दूसरी ओर जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी उनमें से बहुत से लोग स्टेशन पर आकर खड़े होने लगे। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और चारों तरफ लोग रो रहे थे, खांस रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहे थे। लोगों की जिस प्रकार मदद की जा सकती थी उस प्रकार की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एक पास के रेलवे स्टेशन पर एक SOS कॉल देते हैं, जिसके चलते रेलवे डॉक्टर्स और एम्बुलेंस भी लोगों की मदद करने में जुट जाती हैं। इन सब के बावजूद भी इस परेशानी से निकलना मुश्किल था। जिस तरह लोग घरों से निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचते थे तो दूसरी तरफ उसमें से भी ज़्यादा लोग हॉस्पिटल की ओर भागे। जाहिर सी बात है, अगर आपको सोते सोते आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो आप सबसे पहले हॉस्पिटल से जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ना ही रेलवे डॉक्टर्स और ना ही हॉस्पिटल के लोगों को कुछ पता था कि लोगों को क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसे सिस्टम लोगों में कभी पहले नहीं देखे थे। वे नहीं जानते थे कि लोगों को क्या हो गया है। कॉलोनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर भोपाल का हमीदा हॉस्पिटल मौजूद था। उन दिनों इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेडों की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 बजे इस बीमारी का पहला मरीज हॉस्पिटल पहुंचता है। वह कहता है, मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। करीब 5 मिनट बाद इस हॉस्पिटल में 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद हो जाते हैं। हॉस्पिटल्स के कुछ डॉक्टर्स यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में कॉल करते हैं और वहां से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वहां से गलत इन्फॉर्मेशन पता चलती है। वहां से मैसेज मिलता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर LD लोयर डॉक्टर्स को यह बात बताते हैं कि यह गैस पॉइजनस है, पेशेंट की आंखों में गीली पट्टी बांध दीजिए। इसी बीच सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर स्वराजपुरी जाते हैं कंट्रोल रूम में। वह देखते हैं कि उनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और आंखें मल रहा है। यह रात के समय 1:25 पर कंपनी में फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। वहाँ से मैसेज आता है कि कुछ नहीं, सब ठीक है, इट्स ओके। लेकिन दूसरी बार जब कॉल लगाते हैं तो वहाँ से मैसेज आता है कि सर हमें नहीं पता है क्या हुआ है। रात के समय 2:10 पर हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या लगभग 4000 हो जाती है। भोपाल जंक्शन पर एक तरह से भाग दौड़ मची हुई थी। दस्तगीर बॉम्बे एक्सप्रेस को रवाना कर चुके थे। अब लोगों की मदद करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में मालूम पता चलता है कि H.S. भुर्वे भोपाल से दूसरे स्टेशन को इशारा देते समय मारे गए।
यहाँ के सीनियर ने भी यह मैसेज दिया था कि यहाँ पर ट्रेन को मत रोको, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। गुलाम दस्तगीर भोपाल के पुराने शहर में रहा करते थे अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ, जो कि यूनियन कैबिनेट की फैक्ट्री से 3 किलोमीटर ही दूर स्थित था। लेकिन वह अपने बीवी बच्चों की बिना परवाह कहे लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर जो भी ट्रेन आती है उसे कहते हैं कि चलते जाओ, यहाँ रुको मत। दस्तगीर के कोलीग मंजूर अहमद खान अपनी बीवी बच्चों के साथ उन लोगों में से थे जो भोपाल रेलवे स्टेशन को पार कर कहीं जाना चाहते थे। वहां पर यह देखते हैं कि दस्तगीर अपनी और अपने बच्चों परिवार की बिना परवाह किए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों की मदद करते हैं। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन असल में वह नहीं जान पा रहे थे कि लोगों को क्या हो रहा है, लोगों को कैसे ट्रीट करें। उस समय लोगों को अधिकतर आंखों की जलन ठीक करने के लिए आइस ड्रॉप दे दी, लेकिन असली ट्रीटमेंट जब ही किया जा सकता है जब उन्हें पता हो कि यह क्या है। क्या ये MIC, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अदर गैसें हैं। डॉक्टर्स को पहले लगा कि यह पोइजनिंग गैस है। ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक 3 साल पहले ऐसा ही हादसा एक यूनियन कैबिनेट की फैक्ट्री में पहले हो चुका था। सन 1881 में मोहम्मद हसरत खान की मृत्यु हो जाती है यूनियन कैबिनेट की फैक्ट्री में गैस के कारण। दूसरी तरफ कंपनी से ऐसा कहा जा रहा था कि यह कोई जहरीली गैस नहीं है, यह एक MIC गैस है जिससे होता कुछ नहीं है। लोगों की आंखों में जलन होती है तो गीली पट्टी बांधने से ठीक हो जाती है, लेकिन MIC की वेपराइजेशन 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ पोजीशन 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाती है। उस समय भोपाल में दिसंबर की ठंड थी तो डॉक्टर्स ने यह एज्यूम किया कि यह पोजीशन गैस ही होगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं था कि जिस समय इस फैक्ट्री में हादसा हुआ उस समय तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड था। अमेरिका में बैठे मेडिकल डॉक्टर विपिन अवस्थिया ने भोपाल की अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया कि अगर साइनाइड पोइजनिंग करी जा रही है तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। पहले किए गए एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि जब MIC जलती है तो वह ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड में, और हाइड्रोजन साइनाइड को यहाँ काउंट करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट का एक सॉल्यूशन था। लेकिन विपिन अवस्थिया 10 दिन बाद भोपाल में हो रही कॉन्फ्रेंस के साथ अपने इस बयान को वापस ले लेते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ कोई साइनाइड पोइजनिंग नहीं हुई है, तो यह एंटीडोट यूजलेस है। MIC साइनाइड नहीं है, इसे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। MIC नेचुरली डिग्रेड कर जाता है एनवायरनमेंट में पानी के साथ रिएक्ट करके। लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से स्टेटमेंट काफ़ी लेट आती है। तब तक ढेर सारे लोग अपने ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तड़पते हुए लोगों की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जनरल मैक्स डाउनर सोडियम सल्फेट की 50,000 डोजेस के साथ भोपाल आते हैं। डॉक्टर ने जब सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल किया तो पता चला एक्चुअली में सक्सेस हो रहा था। कई लोग ठीक हो रहे थे, लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद, और खबर फैलती है कि एक जर्मन डॉक्टर सोडियम थियोसल्फेट से हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर्स को अपनी एंटीडोट के साथ वापस भेज दिया जाता है। गांधीनगर के प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर MN नागू जो उस समय मध्य प्रदेश के हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर थे, 13 दिसंबर को वह बताते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस सेल सोडियम थियोसल्फेट भी गिवन अनलेस इट इज करेक्टली एंड कंक्लूजन प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी दैट इट इज साइनाइड। इस सब के बावजूद लोगों का मानना था कि लोगों को साइनाइड पोइजनिंग ही हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि जब सोडियम सल्फेट का प्रयोग किया जा रहा था लोगों में तो कुछ लोग तो ठीक हो रहे थे, लेकिन कुछ पेशेंट्सों में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। दूसरा, जब भोपाल के मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हरीश चंद्रा ने बॉडीज की ऑटोप्सी करी तो उन्हें साइनाइड पोइजनिंग के लक्षण मिले। उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि एक कंफ्यूजन पैदा क्यों हुआ। जिसकी ये फैक्ट्री है उसने भी इतना बड़ा कंफ्यूजन पैदा क्यों किया MIC और साइनाइड को लेकर। इसका सीधा जवाब यह है कि कंपनी एक बहुत बड़े कंपोजिशन क्लेम के लपेटे में थी। वो अपने पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफेक्ट को कम दिखाना चाह रही थी।
और सरकारी अथॉरिटीज भी इस कंफ्यूजन में फंस गई, जिसकी वजह से और कई लोगों की जान चली गई जिसकी जान बचाई जा सकती थी अगर टाइम पर उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती। गुलाम दस्तगीर, जिनकी कहानी मैंने आपको शुरू में बताई थी, वो खुद को तो जान से बचा लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 19 साल ज़्यादातर हॉस्पिटल में बिताए। सन 2003 में जाकर उनका देहांत हो जाता है। सबसे शॉकिंग चीज इस पूरी भोपाल गैस की कहानी में यह है कि इस हादसे के बाद पहले ढेरों वार्निंग दी गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा। कई लोग कह रहे थे कि इस फैक्ट्री में कभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन ना तो कंपनी की तरफ से ना ही सरकारी अथॉरिटी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। इसी के चलते इस भोपाल गैस एक्सीडेंट में बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है।